नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। और हमारे आज खास मेहमान है एमके द्विवेदी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के। द्विवेदी साहब, आपका स्वागत है। इतनी बड़ी इंसेंटिव आपने, इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या उम्मीद है आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? हम सब जानते हैं कि यहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ पर आतंकवाद भी है। उसके बाद आपको उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट आएगी? बिल्कुल आएगी जी। इस स्कीम को लाने के पीछे मकसद भी यही है कि कुछ लोकेशनल डिसएडवांटेजेस हैं जम्मू कश्मीर को। हमें यहाँ से कुछ अगर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है तो पोर्ट बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। कुछ जोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ इस तरीके के हालात भी स्पेशल रहे हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल ये स्कीम आई है। ये स्कीम इस बात को इंसेंटिवाइज करेगी कि अगर आपके अंदर जज्बा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप के अंदर वो टैलेंट है या वो जज्बा है, तो आप सामने आएँ। लेकिन प्री कंडीशन ये रहेगी, क्योंकि अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं जी, अब कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं है जी। टोल पोस्ट वगैरह भी हटा दिया गया। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा या क्वालिटी सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, जब तक आपके होटल उस तरीके की सर्विसेज नहीं देते जो लोगों को दूसरी जगहों पे मिलती हैं, लोग, हो सकता है हमारे पास नेचुरल एडवांटेज है, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, लोग आएंगे, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो नहीं आएंगे जी। तो ये स्कीम का मेरा मानना तो ये है कि हमें फ़ायदा इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हमारे जो डिसएडवांटेजेस हैं जी, उनको कंपनसेट कर सके हम, और इसके ज़रिए, इन इंसेंटिव्स के ज़रिए हम अपने को अपग्रेड करके पूरी वर्ल्ड को ग्लोबली ये मैसेज दे सके कि हम ए क्लास सर्विस और ए क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है। यही मकसद है इसकी। द्विवेदी साहब, 28,400 करोड़ ये एक फिगर, दूसरा 4.5 लाख जॉब, ये कैसे कैलकुलेट किया? यूथ ये समझ नहीं पा रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे की? देखिए, कैलकुलेशन का तो इस तरीके से है, बड़ी डिटेल मॉडलिंग की गई है, न्यूमेरिकल मॉडलिंग होती है, मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक एक्सपीरियंस है। 2002 से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। इस जगह का क्या पोटेंशियल है, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन इंसेंटिव्स के ज़रिए किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए हम हेल्प करेंगे। उन सारी चीज़ों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस और मॉडलिंग के बेसिस पे हमने ये सब किया है जी। ये फिगर्स जो है, इनको कैलकुलेट करने में बड़ी मेहनत लगी है जी। इनको समझने में, इसकी इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स को समझने के लिए। एंड मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एज एकेडमिशियन नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे डिटेल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ी, लोगों के साथ बैठना पड़ा, घंटों लगाने पड़े, तब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। लेकिन इससे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं। आप ये देखिए, इतने सालों में जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने प्राइमरली जो जॉब्स क्रिएट किए गवर्नमेंट सेक्टर में किए। आज गवर्नमेंट में 4.5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं जी। 4.5 लाख लोग अलग, जिसमें डेली वेजर्स भी हैं और रेगुलर मुलाजिम भी हैं, सब हैं। अगले अगर हम 10 से 15 साल में इतने ही लोग प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, चाहे वो सर्विसेज के सेक्टर्स हों या मैन्युफैक्चरिंग में, अगर हम एम्प्लॉय कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हम स्ट्रेंथन करेंगे जी। आज अगर आप अस्पतालों की बात करें, आपके पास अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर आज आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें, आपके पास अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं हैं। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बच्चे को हम यहाँ से यही कहते हैं कि अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेप यही है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ढूंढना है। तो इसका मतलब कहीं हमने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर देखा ही नहीं है। ये पॉलिसी उस दिशा में काम करेगी और एक्चुअली ये एम्प्लॉयमेंट लाएगी। तो हमारी जब कैलकुलेशंस आई तो वी वर अमेज्ड टू सी कि शायद ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि नेक्स्ट इस पॉलिसी के ड्यूरेशन में, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में, हम एक इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे गवर्नमेंट में क्रिएट हुई हैं, वो हम प्राइवेट सेक्टर में ला सकेंगे। इसी तरीके से जो ये आउटले की बात की गई है, हमने स्टडी किया 2002 से जो हमारी स्कीम्स आई और कई स्कीम्स आई, उनको पैकेजेस का नाम दिया गया। टोटल आउटफ्लो जो लोगों को मिला सब्सिडी के माध्यम से या किसी तरीके के इंसेंटिव्स के माध्यम से, वो 1123 करोड़ था। तो जब हम कहते हैं कि 18 साल में हमने लोगों के बीच में 1123 करोड़ दिया तो बहुत कम लगता है।
इसीलिए ये जब हमने इंसेंटिव्स कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, जब उनको वर्कआउट करना शुरू किया, तो आज हम वो 28,400 करोड़ की फिगर लेके आए हैं, जिससे आप देख सकते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि इंसेंटिव्स फार फार बेटर है कंपेयर टू प्रीवियस पॉलिसीज। जी, आपने जब पॉलिसी फॉर्मुलेट की, आपने पास्ट एक्सपीरियंस को साथ में रखा, कंपेयर किया, कंपैरेटिव स्टडी की कि कुछ यूनिट्स आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय असेंबल यूनिट बनाए, और जैसे ही इंसेंटिव चलेगी और आहिस्ता से वो ताला लगा के चलेगी। इन फ्यूचर अब जो आप पॉलिसी बना रहे हैं उसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी वो परमानेंट यहीं पर है। वो इस पॉलिसी का की फीचर है कि इस पॉलिसी के माध्यम से उसको 15 साल तक बांध के रखेंगे हम जी, ताकि कम से कम जब तक उसको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, जब तक वो चीज़, वो मकसद अचीव नहीं होगा तब तक उसको हम यहाँ से नहीं जाने दे सकते जी, और इतने साल बिताने के बाद जिसने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया होगा, जिसने इस तरीके, इतने साल बिताने के बाद फिर कोई नहीं जाता, अनलेस ठीक है कुछ कंपनीज सिक हो जाती हैं, वो उनके अपने रीजंस होते हैं, वो अलग बात है, वो इंडिविजुअल रीजंस की वजह से किसी यूनिट को कुछ हो गया तो अलग बात है, बट अदरवाइज वो नहीं होगा। तो जो आपने जैसे कहा फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को प्रमोट करना है या आए इंसेंटिव्स का फ़ायदा लिया और निकल गए, इस स्कीम को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो संभव नहीं होगा। कोई जब तक कोई आदमी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगा, जब तक इवन सर्विस सेक्टर में जब तक कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं क्रिएट होंगे, जब तक उसने पर्टिकुलरली जीएसटी नहीं पे किया होगा और वो उसकी ग्रॉस वैल्यू हमने एसेस नहीं की होगी, तब तक वो यहाँ पर इंसेंटिव्स लेके निकल नहीं सकता। इस स्कीम को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा है, वो चीज़ें ना रिपीट हों, इसीलिए इस पॉलिसी पे हम लोगों ने काम इस तरह से किया है कि ये नई पॉलिसी में इस तरह की गुंजाइश ना हो। लेकिन आपने क्या ये गुंजाइश रखी है कि जो 6 यूनिट है उनको रिवाइव किया जा सके इस पॉलिसी के माध्यम से, जो लोग ईमानदाराना तरीके से करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, आपको पता ही है, जो जितनी भी सिक यूनिट्स होती हैं, जिनके एनपीएस होते हैं या कुछ होते हैं, उनके रिवाइवल के लिए कोड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है, बैंकिंग के पास भी उसके फॉर्मूले होते हैं। सो इस पॉलिसी के ज़रिए उनको रिवाइव करना तो मैं नहीं कहूँगा कि वो इसमें स्कीम में नहीं है। इस स्कीम में एक एलिमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको 5% का जो है वर्किंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे जी, वो इसलिए तक, और 1 करोड़ रुपए तक देंगे। बहुत सारी यूनिट जो कह रही हैं कि हम थोड़े स्ट्रेस में आ गए हैं रिसेंटली, अगर उसको साल का 1 करोड़ रुपया सरकार से मिल रहा है, इसका मतलब एक तरह का सपोर्ट उसको मिल रहा है एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए जी, ये वो यूनिट्स हैं जो कोई सब्सटैंशियल एक्सपेंशन नहीं कर रहे, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे जी, लेकिन उनको नर्चर करने के लिए ये एलिमेंट रखा है। जहाँ तक सिक यूनिट्स का है, उसके लिए हमने एक सेपरेट चैप्टर खोला अपने डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, उनके जिनके बैंक के साथ हमने एक कोर ग्रुप बनाया है और एक यूनिट का इंडिविजुअल स्टडी की जा रही है, जिसको डायग्नोस्टिक स्टडी बोलते हैं, उसके बेसिस पे उसका डिसीजन लिया जाएगा। बट इस स्कीम के ज़रिए उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन अलग से है। जिन लोगों ने 2017 में यूनिट लगाया है वो थोड़े संशय में है कि उनके लिए इस पॉलिसी में कुछ है या नहीं। मैंने जैसे बताया एग्जिस्टिंग यूनिट्स इररिस्पेक्टिव वो 2017 की हैं या उससे पहले की हैं, उनको ये इंसेंटिव मिलेगा वर्किंग कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट सब्सिडी का 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक एलिमेंट है। अदरवाइज वो अगर सब्सटैंशियल एक्सपेंशन में जाते हैं तो उनको प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी, उनको कैपिटल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट सबवेंशन 6% का मिलेगा जी, और साथ में उनको एक यूनिक चीज़ जो ये स्कीम लाई है वो है जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। अगर मैंने 1 करोड़ का जीएसटी दिया है ग्रॉस जीएसटी और मैं उसके कागज़ दिखाता हूँ कि ये मैंने जीएसटी पे किया है, तो वो इंसेंटिव मुझे वापस मिल जाएगा, मतलब वो इंसेंटिव के ज़रिए वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। मुझे रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रिफ़ंड को अप्लाई करने का प्रोसीजर लंबा रहा है। इंडस्ट्रीज़ ने कंप्लेन की है कि हमारे रिफ़ंड साल तक अटेंड नहीं हुए हैं और जीएसटी का अपना एक मैकेनिज्म है, उसमें इंटरवीन भी नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा हम रिफ़ंड की बात ही नहीं करेंगे, हम रिम्बर्समेंट की बात ही नहीं करेंगे, हम आपको उतना इंसेंटिव दे देंगे। तो जब आपको इंसेंटिव दे दिया, आपका पैसा वापस आ गया, इट इज़ एज गुड एज। तो इस तरीके का और जितना आप प्रोडक्शन करेंगे, जितना आप जीएसटी देंगे, वो पैसा आपको वापस आ रहा है। कैपिंग्स हैं लेकिन आपको वापस आ जाएगा। तो ये एक फीचर ऐसा आया है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली प्रोडक्शन में भी बेनिफिट मिलेगा। जो आपने कहा कि कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके निकल जाएंगे, इसमें तो जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उतना फ़ायदा है, तो कोई क्यों निकलना चाहेगा। सो इसलिए इस स्कीम में लोग एक्चुअली सेटअप भी करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे, इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाएंगे।
एग्जिस्टिंग यूनिट्स सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में जाके इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, नई यूनिट्स के लिए तो ये स्कीम में है ही, डिटेल्स हैं। त्रिवेदी साहब, सन ऑफ द सॉइल, अब तो ये टर्म नहीं रहेगी, 370 है नहीं, 335 है नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ डिमांड्स करते रहे हैं कि जो लंबे समय से लीज पर जिन्होंने लैंड ली है उनको ऑनरशिप राइट दिया जाए। अब वो तो आपने देखा ही है कि बहुत सारे लॉज चेंज हुए हैं जी, धीरे धीरे, उसी के साथ माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। जी, तो ये एक बात उनकी होती थी। हालांकि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लोगों ने अपनी लैंड को बैंकों के साथ मॉर्टगेज करके लोन्स अवेल किए हैं, वो फैसिलिटी रही है, वो लीज में भी वो फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक ओनरशिप राइट्स का है, अब गवर्नमेंट जो है इस बात पर एग्रीएबल है, और इसका मतलब अब ये कोई इसमें बैरियर नहीं है। आप स्टेट के बाहर के रहने वाले हैं या आप स्टेट के यहाँ के बाशिंदे हैं और आपने कोई यूनिट सेटअप किया है, आपको ओनरशिप राइट्स मिलेंगी। बट इसमें हमारी कंडीशन ये होगी कि आपके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं उसमें वो अच्छा होना चाहिए। पहले हमने एक एक्सपीरियंस देखा है कि लोगों की डीपीआर ऐसे ही थी, लैंड की रिक्वायरमेंट अच्छी दे दी उन्होंने, 40, 50, 100 कनाल चाहिए, जी, जी, प्रोडक्शन यूनिट आज तक नहीं लगी। जी, इसका मतलब उस लैंड को आपने रियल इस्टेट की तरह इस्तेमाल किया, जी, वो हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम एक न्यू लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी ला रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो वायबल प्रोजेक्ट्स हैं और उनको हम सामने लाएं और जल्दी वो प्रोडक्शन शुरू करें। इस स्कीम में ये चीज़ है कि आपको 3 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू करना है। अगर वो नहीं किया आपने तो फिर आपको ना कोई बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको इनफैक्ट डी रजिस्टर भी किया जाएगा। तो इस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस के ज़रिए ये हम इंश्योर करेंगे कि लोग एक्चुअली ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट करें। हमने देखा पिछले दिनों में लोगों ने देखा सस्ती लैंड मिल रही है, उसको रियल एस्टेट वेंचर की तरह करना शुरू किया, आगे बेच दिया। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको अब हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन द्विवेदी साहब, पहले इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने अपने लैंड ली, यूनिट नहीं लगाए, और इवन कि अधिकारी, आप ये सिडको के अधिकारियों, सिकॉप के अधिकारियों, उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम पे भी लैंड ली। क्या उनको आपने आइडेंटिफाई किया, पनिश किया, उनसे लैंड वापस लिया? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के बच्चे को लैंड मिली है लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो करके मिली है, जी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा बार्ड है फ्रॉम बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। बट एट द सेम टाइम अगर प्रोसीजर गलत है, उसकी कोई शिकायत हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उसमें, हमने ये ज़रूर आइडेंटिफाई किए हैं कि कितने प्लॉट्स ऐसे हैं जो लोगों ने लिए और उसके बाद यूनिट नहीं लगाई और प्रोडक्शन में नहीं गए, और मे भी दिखाने के लिए कोई शेड बना दिया या कुछ किया, उस टाइप की चीज़ें, ये सारा हमने मैपिंग कर ली है। उनको नोटिसेस भी जा चुके हैं, उनसे वो लैंड खाली कराई जाएगी। लैंड एक प्रीमियम चीज़ है, एक प्राइस्ड चीज़ है, उसी को मिलनी चाहिए जो यहाँ पे यूनिट सेटअप करे, उसके ज़रिए लोगों को रोज़गार दे, तभी हम उसको इंकरेज करेंगे। बाकी को हमने डिस्करेज करना है। कुछ लोगों ने कोर्ट का भी सहारा लिया है जी, हमने कोर्ट में भी उसमें हम बात कर रहे हैं, कोर्ट में भी हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि उनको इंकरेज ना किया जाए। जब हम ऑनेस्टी के साथ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज करेंगे तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर अच्छी होंगी। और इस स्कीम में तो एक बहुत नई चीज़ है जो पिछली स्कीम्स में नहीं थी। आपने देखा होगा यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादातर बड़ी ब्रह्मना, सांबा, इन्हीं एरियाज़ में हुआ है, या कश्मीर में छोटा मोटा पुलवामा में, या रंगरेट वगैरह में हुआ है, लेकिन कुपवाड़ा में नहीं हुआ, रजौरी पुंछ में नहीं हुआ, चिनाब वैली में नहीं हुआ, कठुआ में अगर रोड साइड पे हुआ है तो, लेकिन बसोली में नहीं हुआ, बिलावर में नहीं हुआ। तो हमने इस स्कीम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि रिमोट एरियाज़ के ब्लॉक्स, उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ अगर यूनिट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो उससे लोकल जो रूरल इकॉनमी है, हम नहीं चाहते कि लोगों को बिलावर से आना पड़े कठुआ में और तब आगे उस इंडस्ट्रियल यूनिट में जॉब ढूंढना पड़ेगा। आपको वैसे लगता है कुपवाड़ा, करना, उड़ी, बसोली, यहाँ पर बाहर का इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करेगा? देखिए, बाहर के इन्वेस्टर के लिए ऑप्शंस खुले हैं, वो कर सकते हैं। अगर उनको कोई लोकल रिसोर्स नज़र आता है कुछ, तो वो आ सकते हैं। बट इन एरियाज़ में ज़्यादातर मुझे लगता है लोकल एंटरप्रेन्योर्स ही आएंगे। और इनफैक्ट जो हमने लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ बात की है, ज़्यादा दिलचस्पी उन्हीं लोगों ने शो की है जी। सो बाहर वालों के लिए कोई रोक नहीं होगी, उनको डिबार नहीं किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक्चुअली लोकल एंटरप्रेन्योर्स का रोल रहेगा। टाइम लगता है, अभी यंगस्टर्स को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों से हट के बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब एक बार शुरू होगा, क्योंकि देखिए ये रोल मॉडल सिस्टम फॉलो होता है। एक लड़का किसी गांव से मान लीजिए IAS में सेलेक्ट हो जाता है,
तो 10 और के लिए एक एग्जाम्पल बनता है कि हमें भी आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो एक दो सक्सेस स्टोरीज जब निकलनी शुरू होंगी इन रिमोट एरिया से भी, आप देखिएगा मशरूमिंग शुरू होगी, और वही चेन जो है वो एक सस्टेनेबल और यूनिफॉर्म बैलेंस्ड डेवलपमेंट ला सकती है। अदरवाइज एक दो इलाकों में कुछ इंडस्ट्रीज बाहर से आएंगी और जैसे आपने कहा आके इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठा के फिर चली जाएंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो इसलिए इस स्कीम को डिज़ाइन करते समय हमने इन चीज़ों का ध्यान रखा है। जब 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के यूथ को लगता है कि ये कुछ कैप होना चाहिए, कुछ हमारे लिए एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या इसमें है कुछ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी? मैंने जैसे आपको कहा कि प्रायोरिटी दी जाएगी। अब प्रायोरिटी में देखिए भेदभाव इसलिए नहीं कर सकते कि आप एक लड़के के पास बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, और दूसरा लड़का है जिसके पास प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ का रहने वाला नहीं है। हमें तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी देखनी है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई रिजर्वेशन होगा या कुछ होगा, क्योंकि वी लिव इन अ मार्केट वर्ल्ड, मार्केट फोर्सेस डिफाइन करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये आदमी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन चूंकि लोकल है इसलिए इसको इंकरेज करेंगे। अल्टीमेटली मैंने जैसे कहा कि आज की टाइम में दिल्ली के एंटरप्रेन्योर से, पंजाब के एंटरप्रेन्योर से या कोयम्बतूर के एंटरप्रेन्योर से आपको कम्पीट करना है। अगर जेम्स पे वो अपना प्रोडक्ट डालता है तो आपका प्रोडक्ट इक्वल क्वालिटी का होगा तभी चलेगा। आज लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होने के बाद ये है कि आपका लोकल प्रोडक्ट जब तक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का नहीं है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो आपने कहा लोकल्स के लिए कोई इस तरीके का एक्सक्लूसिव करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको इंकरेज करने के लिए प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और उसमें प्रायोरिटाइजेशन में लैंड अलॉटमेंट में भी और साथ में अगर उनके प्रोजेक्ट को पास करने में भी डेफिनेटली लोकल यूथ्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे हर लेवल पे जो स्क्रीनिंग कमेटीज़ होती हैं, और उनको कहा जाएगा कि इनको इंकरेज करना है। द्विवेदी साहब, स्टेक होल्डर्स ने कुछ सजेशंस दी जिनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया हो? बिल्कुल, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी थी ताकि ये चीज़ें, इसके कंटूर जो हैं वो आम पब्लिक ना कहे कि हमें तो पहले से पता था क्या पॉलिसी आ रही है, और दूसरी तरफ हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करके ये देखना था कि वो क्या चाहते हैं। जैसे ये जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव जो है एक्चुअली इंडस्ट्री की ही एक डिमांड थी कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हम अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा सेल करते हैं तो हमें इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये कंटिन्यूस कंसल्टेशंस हुई हैं, मुझे लगता है साल भर की कंसल्टेशंस हुई हैं, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन से हुई हैं, इंडिविजुअल जो सक्सेस स्टोरीज वाले एंटरप्रेन्योर्स थे जिनने यहाँ अच्छा किया है उनसे भी बात हुई है, और उनके सब सजेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिस्कशंस के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें फॉर्मुलाइज हुई हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मोडालिटीज़ बनानी है वो भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ हम डिस्कस करके ही बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक सिंपल सिस्टम हो, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जहाँ आपको बीच में चक्कर मारने पड़े दफ्तरों के अपने क्लेम्स को लेने के लिए, तो फिर उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर कहता है मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं या आप लोगों के चक्कर काटूं, वो माहौल यहाँ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो माहौल अब बदलना है। ये माइंडसेट यहाँ पे बहुत रहा है, कल्चरल मैं कहूँगा एक माहौल रहा है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन रहा है, उसको बदलना है। एक सिस्टम हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ ऑनलाइन हो जी, ताकि क्लेम फाइल करने से लेके लेने तक सब ऑनलाइन हो, उसको यूज़र इंटरफेस मिनिमम हो। और दूसरी हम कोशिश ये करेंगे कि सिस्टम बिल्कुल सिंपल हो, ये जगह जगह एनओसीज के लिए भटकना ना पड़े, सब एक ही रूफ में टाइम बाउंड मैनर में मिले। इन सब का ब्लूप्रिंट हमने बना लिया है, पॉलिसी का हम वेट कर रहे थे, पॉलिसी के आते ही इनको भी हम अप्रूव करके, क्योंकि ये लोकल इश्यूज हैं यहाँ हमें जिनके गवर्नमेंट में इनके फैसले करने हैं, ये फैसले करा के हम लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ पेश करेंगे जिसका उनको एक्चुअली फ़ायदा मिले और ग्राउंड पे वो देख सकें। जी द्विवेदी साहब, कल इसकी घोषणा हुई है, क्या आपको लगता है कि आपको किसी ने संपर्क किया बाहर के बड़े इन्वेस्टर ने, बड़े प्लेयर ने, कि हम जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं? देखिए इसमें हमने जैसा आपको पता ही है 2020 की शुरुआत में रोड शोज़ किए थे, हम कई सारे मेट्रोज़ में गए, वहाँ पे लोगों से मिले। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आने में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों तो ये भी कहा कि हम पॉलिसी का भी वेट नहीं कर रहे, हम आना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मार्च में कोविड आ गया तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो थोड़ा सा वो जो एंथुजियाज्म है वो नीचे आ गया। लेकिन मैं इस बात की खुशी है कि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से भी आना चाहते हैं, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा लोकल इन्वेस्टर्स हैं जो
या तो आप सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं जी। अपने एग्जिस्टिंग, या फ्रेश यूनिट्स लगाना चाहते हैं जी। मुझे 12-14 तो स्टार्टअप्स ने अप्रोच किया है कि हम इमीडिएटली आप हमें कुछ सपोर्ट दे दीजिए, तो हम अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं जी। तो इससे मैं इंकरेज्ड हूँ। मुझे लगता है कि इस स्कीम का सही फ़ायदा तो शायद सितंबर अक्टूबर के बाद, जब ये माहौल वैक्सीनेशन का और सबके बाद जो माहौल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, तब सही मायने में शायद पिकअप करे। लेकिन इस 7-8 महीने में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो इस पीरियड में हम ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें जब हम प्लेस कर देंगे तो मुझे लगता है कि हमें सफिशेंट सब्सक्रिप्शन इस स्कीम का मिलेगा, और इस स्कीम के ज़रिए जो हम लैंडस्केप बदलना चाहते हैं यहाँ के इकोनॉमी का, वो हम बदल सकेंगे। द्विवेदी साहब, आपको नहीं लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है? क्योंकि रेड टेपिज्म आज भी बरकरार है। एक जो इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे एक लास्ट स्टैंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा कि वो पोल्यूशन के भी चक्कर लगाए, एक पावर का कनेक्शन लेने के लिए भी चक्कर लगाए? मैंने इसीलिए कहा कि एक तो माइंडसेट बदलना है जी। जो हम ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी बनाने से ही होगा। इसमें अगर शिकायतें आएंगी कि एक डेस्क पे हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है या नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो सख्त कार्रवाई होगी। एक तो इस तरीके का है, और दूसरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज अरेंजमेंट हो। जैसे मैंने कहा, एक ही रूफ में अलग अलग एनओसीज के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही रूफ में, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में ये चीज़ें हो सके। मैंने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया है, अब हमें बस इसको एक तरीके से कह लीजिए इम्प्लीमेंट करना है या नोटिफाई करना है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद आप देखेंगे कि लोगों को जो माहौल गुजरात में या एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मिलता है, जहां उनको इतना चक्कर नहीं काटने पड़ते सरकारी दफ्तरों के, या बहुत ज़्यादा हैसल्स में नहीं पड़ना पड़ता है, एक स्मूथ तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वही फैसिलिटेशन का कल्चर हम यहाँ लाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऊपर से हमारे माननीय उप राज्यपाल साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर इसमें जो बाधा बने, उस बाधा को इमीडिएटली सख्ती से उसको निपटा जाए, ताकि लोगों को अल्टीमेटली जो है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मिले। ये जो अभी तक गवर्नमेंट सेंट्रिक था कि गवर्नमेंट में हम हैं, आप हमारे पास आइए, हमारे अराउंड दुनिया रिवॉल्व करती है, वो अब बदल के सिटीजन सेंट्रिक हो जाएगा। जो हमारा बेनिफिशरी है, चाहे हमारी बेनिफिशरी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ले रहा है, या हमारी इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं, वो उनको सेंटर पे रखना है जी। और हमें उनको फैसिलिटेट करना है। गवर्नमेंट रेगुलेट जरूर करती है, लेकिन रेगुलेशन अब हमारा मेन काम नहीं रहा है, अब हमारा मेन काम फैसिलिटेशन है। द्विवेदी साहब, आपने महकमे की पूरी नब्ज़ टटोल ली है। आप खुद भी जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास लैंड नहीं है, हमें पावर का कनेक्शन चाहिए होगा, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बेहतर नहीं होता ये चीज़ें बना करके फिर आप पॉलिसी बनाते हैं? देखिए, ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कल को करप्शन की बात की जाए, कोई कहेगा कि साहब पहले आप सारा करप्शन मुक्त कर दीजिए, फिर इसके बाद हम आके दफ्तर में बैठेंगे और काम करना शुरू करेंगे। दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। अभी आपने देखा, कल हमने एक सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। उसका मकसद ये है कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं से जा रहे हैं, आपको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ है, आप अपने मोबाइल में कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, हम उसका ट्रैक रखेंगे डिस्पोजल तक ना। ये अकाउंटेबिलिटी आ रही है, लेकिन मेरी सारी एप्लीकेशन, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, उसके बाद मैं काम करना शुरू करूंगा, ये पॉसिबल। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं ये कहूँ कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो जाएगा और हम बिल्कुल यूरोप और अमेरिका की तरह एडवांस कंट्री हो जाएंगे, उसके बाद हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे। शायद वो नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम उस स्टेजेस से गुजरेंगे, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन पैरेलल हमारा वो काम भी चल रहा है। जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की हमने एक जम्मू डिवीज़न में और एक कश्मीर में। कश्मीर का इसलिए ज़रूरी है कि 2 साल में रेलवे लाइन जब वहाँ पहुँचेगी तो वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के ज़रिए रेल के थ्रू चीज़ें हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया तक आसानी से पहुँच सकेंगी। इसी तरीके से कठुआ और सांबा में भी हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। हम डिफरेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने का जो जम्मू कश्मीर में एक नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं थे, उसके भी हम जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे अपने जो सरकार की तरफ से हम स्टेट्स बनाएंगे, उनके लिए भी हमने बजट एलोकेशन बढ़ा दी है, उन पे भी काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके हैंड इन हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम चलेगा।
जहाँ तक बिजली का, जैसे आपने कहा कि Power पावर का crisis। कनेक्शन वो एक मेजर बॉटलनेक होता है, जी उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे ताकि इंडस्ट्रियल स्टेट्स में और जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आती हैं उनको पावर की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये चीज़ें हम एडवांस में करके देंगे तभी लोग आएंगे, और वो कैसे करना है यही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज और टारगेट है। पिछली पॉलिसी में 100% सब्सिडी थी जेनसेट में, क्या इस बार भी है, वो कंटिन्यू करेंगे? वो देखिए वो स्टेट की तरफ से मिलती जी। थी, वो सेंटर की स्कीम में नहीं था। स्टेट की जो इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो चाहे वो पोल्यूशन फ्री डिवाइसेस के लिए होते थे, जीआई टैगिंग के लिए, या किसी तरीके के डीपीआर बनाने के लिए सपोर्ट होता था, या जैसे आपने कहा जेनसेट्स के लिए, ये जो सब्सिडीज़ और जो इंसेंटिव्स मिलते थे ये कंटिन्यू करेंगे। दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, यूथ भी ये जानना चाहेगा कि वो कौन सा सिंगल विंडो सिस्टम होगा या एक ही छत के नीचे सारी एनओसीज मिल जाएंगी, ऐसा क्या सोचा है आपने? मैंने आपको बताया जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है उसमें यही कहा गया है जी कि जो सर्विसेज चाहिए उनकी आउटर टाइम लिमिट ये रहेगी। अगर उस टाइम लिमिट में हम नहीं दे पाते हैं तो एक जो सिंगल विंडो कमेटी होगी वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी, 15 दिन और मांगेगी मैक्सिमम। जी अगर उस 15 दिन में भी वो नहीं कर पाए देन दे विल हैव टू रिकॉर्ड जी। टाइम लैप्स हो गया है, अब हमें इसको एनओसी देना ही देना है। जी तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे टाइम बाउंड हो जाएगा। मतलब अगर कोई आज की डेट में कह सकता है 6-6 महीने तक एनओसी नहीं मिलता है, उसमें 45 दिन की आउटर टाइमलाइन हो जाएगी। जी दूसरी तरफ ये है कि जो सर्विस उसको मिलनी है वो उसी एक ही सिंगल रूफ के थ्रू मिलेगी, जी उसको एक जगह अप्लाई करना है और उस एप्लीकेशन के बाद जो लोग हैं उनको काम करना है। इसको ये भी नहीं देखना है कि मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़े दिनों के बाद जो टाइम निर्धारित हम करेंगे उसको बता दिया जाएगा कि साहब आपका सब कुछ रेडी है, आप आके ले सकते हैं। आखिरी सवाल द्विवेदी साहब, इन्वेस्टर को मेहमान की तरह समझा जाएगा कि वो हमारा मेहमान है? मैंने आपको बताया सिटीजन सेंट्रिक जब हम बोलते हैं, जी। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, जैसे लोग अपनी शॉप्स में कहते हैं कस्टमर इज़ गॉड, हमारे लिए तो इन्वेस्टर इज़ गॉड। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपको पता चले ये आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, आप उसके पीछे पड़ जाइए, जी बजाय इसके कि वो आपके पीछे पड़े, आप उसके पीछे पड़ जाइए। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो जब इन्वेस्टमेंट लाएगा उसके बहाने से यहाँ जॉब्स ला रहा है, वो यहाँ की तरक्की के लिए एक रोड मैप ला रहा है। आप उसको इम्पोर्टेंस तो आपको देना पड़ेगा। यही वर्क कल्चर हमें यहाँ चेंज करना है। जो हमारा अभी तक का वर्क कल्चर था कि मैं बैठा हूँ यहाँ लाइसेंस देने के लिए, या मैं यहाँ बैठा हूँ परमिशन देने के लिए, आप आइए मेरे पास फिर मैं देखूंगा, वो कल्चर चेंज होना पड़ेगा। जो अपना माइंडसेट नहीं बदल पाएगा ही विल हैव टू लीव, जो चेंज कर लेगा वो इस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, फैसिलिटेटर बन जाएगा। एंड वी आर क्रिएटिंग अ टीम ऑफ फैसिलिटेटर्स। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है कि वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने हर इन्वेस्टर के लिए एक एक नोडल ऑफिसर पहले से लगा दिया है, जिसका ये काम है कि आप उनसे पूछिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, उनसे बात कीजिए, उनकी मेल्स का आपको जवाब 1 to 1 देना है। जी इस तरीके का कल्चर हम यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। और ये कल्चर में कोई नया नहीं है, मैंने देखा गुजरात में जो इतनी तरक्की हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इस कल्चर से ही हुई है। जी हमें वक्त लगेगा, उनने ये शुरुआत तो 70s में कर दी थी, 80s में की है, हम आज शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वी विल कैच अप विद इट। बट मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले कुछ 5 से 7 साल के अंदर ये सारा माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा और यहाँ का इकोनॉमिक माहौल सारा बदला हुआ नजर आएगा। देव जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, बन रही है देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।